घर की छोटी मोटी कहा सुनी बातचीत टिडबिट्स जो क्रुएल्टी में कवर्ड नहीं होती, रोजमर्रा की बात होती है, हर हस्बैंड पति पत्नी के बीच में होती है, वो क्रुएल्टी में नहीं आती। क्रुएल्टी कहाँ से आया शब्द? ये 498A से आया। और क्रुएल्टी वहाँ कैसी क्रुएल्टी है उसको डिफाइन किया गया, क्रुएल्टी क्या है। ऐसी क्रुएल्टी जो किसी वुमेन को सुसाइड करने के लिए या ग्रेव इंजरी के लिए, बॉडली इंजरी के लिए अट्रैक्ट करे या चली जाए, उस तरफ चली जाए, तो वो क्रुएल्टी मानी जाइए। इस सेक्शन में जो मैं जनरली दावे देखता हूँ कि साहब मुझे परेशान करते हैं, ताना देते हैं, खाना कम देते हैं, या मुझे बाहर जाने से रोकते हैं, मोबाइल पे बात करने से रोकते हैं, दीज आर नॉट द क्रुएलिटीज। औरत की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार के लिए उतनी ही है जितनी पति की है। प्रश्न ये है, जितनी भी पत्नियां हैं, आप डीपली उनको सोचें, उनके दावों को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि उसमें कोई ऐसा कारण नहीं था जिस वजह से एक पत्नी अपने पति से अलग रह रही है। जब तक वो औरत ये न बताए कि उसके पास क्या स्पष्ट कारण और साक्ष्य है जिसकी वजह से वो पति के साथ रहने से मना कर रही है, पति से अलग रह रही है, तब तक वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। तो सेक्शन 4 और 5 को 144 के आपको पहले पढ़ना होगा अगर आप किसी हस्बैंड का केस कर रहे हैं। मान लीजिए पति पत्नी की शादी एक जगह हुई, बरेली शहर में हुई, दोनों जॉब कर रहे हैं, पत्नी का मन नहीं लगा, पत्नी कहती है मैं तो दिल्ली में मेरा मायका है, मैं दिल्ली जाके रहूंगी, मैं अपने बच्चों को वहीं पढ़ाऊंगी, तो हस्बैंड इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डू इट। ही हैज नॉट रिफ्यूज्ड टू मेंटेन द वाइफ। अपने स्वीट विल से वो चली गई है, रह रही है, अलग कह रही है, तो मेंटेनेंस की हकदार ना बच्चा है ना वो है, बच्चे को वो ले गई है। आपने कहां देखा इंटरेस्ट लड़की का, कहां देखा लड़के का इंटरेस्ट? 4 केस बना दिए, डावरी का बना दिया, डोमेस्टिक वायलेंस बना दिया, 125 बना दिया, 406 बना दिया, और उस पर भयावह है। वकील लोग रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स का सूट डाल देते हैं, सेक्शन 9। हाँ, सेक्शन 9। भैया तुम अलग रह रहे हो तो सेक्शन 9 तुम खुद ही कह रहे हो हम तलाक चाहते हैं, दोनों आदमी पक्ष आ रहे हैं, तो फिर सेक्शन 9 क्यों करवा रहे हो? क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? कोर्ट का भी, न्यायालय का भी, कागजों का भी, और पूरे समाज का। उसको जिन्हें में उसके वकील को उसके सबूत में ये बताना पड़ेगा कि घर में कार से लेकर के, फ्रिज से लेकर के, एसी से लेकर के सब चीज मुहैया है, बस लगी है बच्चे को ले जाने के लिए, बच्चे की फीस मैं दे रहा हूँ, इसके खर्चे में उठा रहा हूँ। इसके बाद भी अगर ये अलग रहना चाहती है तो शी हैज नो रीजन टू रिफ्यूज टू लिव विद हस्बैंड, तो शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। मैं केस कर रहा हूँ, मुझे लॉयर का ही केस कर रहा हूँ। उनकी वाइफ जो है शादी लखनऊ में हुई, वाइफ कानपुर की है, हस्बैंड लखनऊ के, वहां नहीं रह रही, वो जाके नोएडा में बच्चे को मैं वहां पढ़ाऊंगी। तुम्हारी जो सामर्थ्य है, तो बच्चे को वहीं तो पढ़ाओगी, तुम क्यों पढ़ाना चाहती हो लंदन और अमेरिका? सिर्फ हस्बैंड को टॉर्चर करने के लिए? ये नहीं चलेगा। जितना अधिकार औरतों का है उतना ही आदमियों को भी है। आदमी आर दे कैन नॉट बी पनिश्ड लाइक दिस, दे शुड नॉट बी पनिश्ड लाइक दिस बाय वे ऑफ मेंटेनेंस, बाय वे ऑफ 498, बाय वे ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। मान लीजिए 498 क्रूएल्टी है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस किस बात के लिए है? आप एक ही आदमी को 125 से, डोमेस्टिक वायलेंस से, 406 से, डावरी एक्ट से आप प्रताड़ित करना चाहते हैं? नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। लगातार आपके कमेंट्स हमारे वीडियो पे आ रहे हैं। फैमिली डिस्प्यूट से संबंधित, 498 से संबंधित, मेंटेनेंस और तमाम इश्यूज को हमने उठाया था और लगातार आप देख रहे हैं। आपने 482 का वीडियो देखा, हमको बड़ा सराहा। आप लगातार हमसे एक बात कह रहे थे कि मेंटेनेंस लॉ में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेंटेनेंस लॉ पे आप एक वीडियो बनाए। और योगेश भसीन साहब का आपने इससे पहले वीडियो देखा था, जिन्होंने 498 और तमाम इश्यूज पर हमारे साथ वीडियो किए। आपने बेहतर उनको देखा और उनसे कानूनी सलाह लगातार आप ले रहे हैं। तो योगेश सर के पास हम आ गए हैं। योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार। योगेश भसीन सर के से आज हम जानेंगे कि कैसे मेंटेनेंस लॉ क्या है, कैसे एक व्यक्ति पे अगर मेंटेनेंस आता है तो उसके क्या बचाव हैं, या महिला का क्या पक्ष है या पुरुष का क्या पक्ष है। एडवोकेट योगेश भसीन साहब को आप पहले से परिचित हैं, पिछले 4 दशक का बड़ा अनुभव है, तमाम हाई प्रोफाइल बड़े केसेस करते रहे और मैट्रिमोनियल केसेस के तो मास्टर कहे जाते हैं। योगेश सर, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इस कानून को समझेंगे, क्योंकि अब 1 जुलाई 2024 के बाद से नया कानून भी इमर्ज हुआ है। सेक्शन पहले 125 था सीआरपीसी का, वो बदल के 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम BNSS हो गया है।
एक तो थोड़ा सा इस लॉ के बारे में हमारे थोड़ा दर्शकों को बता। नए और पुराने कानूनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, एक्सेप्ट बारिंग कुछ वर्ड्स को ऊपर नीचे कर दिया गया है। इंटेंट दोनों का सेम है। इंटेंट पहले भी यही था कि वाइफ्स को, पत्नियों को, बच्चों को, माता पिता को कैसे मेंटेनेंस लाया जाए जो अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है, ऐसे लोगों को, ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे बच्चों को और ऐसी वाइफ्स को। ठीक है। वही इंटेंट अब इस 144 में भी है, कहीं इंटेंट में कोई फर्क नहीं आया है। न्याय की मंशा जो पहले थी वो आज भी है, बारिंग चेंजिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स, जिनसे कोई मटेरियल फर्क नहीं पड़ रहा है दोनों सेक्शंस में, नए में और पुराने में। प्राविधान एकदम सेम है, न्याय की गतिविधियां भी एकदम सेम है, और जो पुराने कानून मेंटेनेंस के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दिए हैं, वो भी सब ऑलमोस्ट एप्लीकेबल एज इट इज होंगे, क्योंकि कोई प्राविधान में और कोई नियत में चेंज नहीं है। दोनों कानूनों की मंशा, दोनों कानूनों की एक है, नए और पुराने की। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन पे इस पे आ जाते हैं। आखिर मेंटेनेंस क्या चीज है, किस पे लागू होता है, और कोई महिला, बच्चे और माता पिता इस कानून की जद में है, कैसे अपने अधिकारों का अवेल करेंगे, वो थोड़ा सा डेफिनेशन के साथ। सेक्शन का अगर हम हेडिंग पढ़े, पुराने और नए दोनों का, जी, वो सेक्शन अपने आप में सेल्फ स्पीकिंग है कि क्या कह रहा है। सेक्शन कह रहा है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, ऑर्डर करेगी न्यायालय मेंटेनेंस का, यानी कि आपस में उनको मेंटेन करने के लिए करेगी। फॉर होम, वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, तीन लोगों को। और क्यों करेगी? बिकॉज दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, दे कैन मूव एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट एंड कोर्ट विल पास द ऑर्डर। नहीं, दे डिजर्व टू बी मेंटेन्ड बाय द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दीज पर्संस। तो वो कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस गिवन बाय बोथ द पार्टीज। ठीक है, तो वो डिसाइड होगा। तो इसकी नियत यही है कि जो पत्नियां अपने आप को अलग रह रही हैं किसी वजह से और अपने आप को रख रखाव करने में, अपने मेंटेनेंस करने में असमर्थ हैं, या इस काबिल नहीं है कि वो कमा के अपना भरण पोषण कर सकें, ऐसे बच्चे जो असमर्थ हैं अपना भरण पोषण करने में, ऐसे पेरेंट्स जो अब इस एज ग्रुप में हैं जो मेंटेन करने में असमर्थ हैं, या किसी भी एज ग्रुप में हैं अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ हैं, अपना भरण पोषण रखने में, रख रखाव करने में असमर्थ हैं, तो बच्चों की जिम्मेदारी है, जो एडल्ट बच्चे हैं जो कमा रहे हैं, जिनके ऊपर उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब माता पिता के बच्चे, उन बच्चों के पिता या वाइफ्स के हस्बैंड, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको मेंटेन करें। और न्याय उनको एक रास्ता दिखाता है कि आप आइए कोर्ट और आप अपनी शिकायत करिए और अपने कागज दाखिल करिए, हम देखेंगे कि क्या आप मेंटेनेंस पाने के अधिकारी हैं कि नहीं है, और उस सूरत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय निर्णय देगा कि आपको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महिला से। सर, इस मेंटेनेंस कानून में महिला का थोड़ा सा आप पहले तो हक बता दीजिए कि उसके क्या हक हैं टुवर्ड्स अपने हस्बैंड को लेकर, और पुरुष के इसी साइमल्टेनियसली पुरुष के क्या हक होंगे, और महिला का कब मेंटेनेंस बनेगा, डिवोर्स पहले बनेगा, बाद में बनेगा, या महिला छोड़ के चलेगी, ये थोड़ा सा बता दीजिए एक बार डिटेल। जी, अगर आपको ये देखना है कि औरत को मेंटेनेंस क्यों और कब मिलना चाहिए, तो आपको सेक्शन को 144 नए वाले को, पुराने 125 को, अब पुराना 125 थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अब नया 144 पढ़िए। तो नया 144 सेक्शन के सब क्लास 4 और 5 को पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ पढ़ना पड़ेगा आपको वो सेक्शन जो ऊपर की लाइन है, इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट, इफ एनी पर्सन सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू मेंटेन, दो बातें हैं। नेग्लेक्ट करता है किनको? अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, और रिफ्यूज करता है, मना करता है कि मैं इनको मेंटेन नहीं करूंगा, तो कानून आपका रक्षक बन के आता है और कहता क्या है, रिफ्यूज टू मेंटेन हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन, के ऐसे लोग, एक वाइफ पत्नी के लिए कहा गया जो अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, जो स्वयं को मेंटेन नहीं कर सकती, अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, अपना खर्चा नहीं वहन कर सकती, ऐसी पत्नियों को। दूसरा, विधिक लेजिटिमेट चाइल्ड और इलेजिटिमेट चाइल्ड, किसी प्रकार का बच्चा है, वैध अवैध संतान, वैध अवैध संतान जो है, मैरिड है या नहीं मैरिड है इससे मतलब नहीं है, जो अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है, उसको भी मेंटेन मिलने के, वो भी कानून का दरवाजा खटखटा सकता है, उसको भी इस प्राविधान के अंतर्गत
कोर्ट से मेंटेनेंस की रकम मिल सकती है। ठीक है। अब सी में कर दिया हिज लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर। अगर कोई लड़की है लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट और शादी हो गई है तो वो इंटाइटल्ड नहीं है मेंटेनेंस की, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उसके हस्बैंड पे चली गई। करेक्ट। हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। वो बच्चे जो मेंटल कॉज से की बीमारी से पीड़ित हैं या शारीरिक रूप से ऐसे नहीं है, सक्षम है जो अपना मेंटेन कर सकें, अपने लिए कमा खा सके, तो उनके लिए कोर्ट ने फिर सी में प्राविधान दिया नहीं, ऐसे लोगों को भी मेंटेनेंस उसके पिता के द्वारा या पति के द्वारा या बेटे के द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक है। चौथा आया हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। किसी लड़के के माता पिता स्वयं का मेंटेनेंस करने में अगर असमर्थ है, उनको भी न्याय का सुरक्षा मिली हुई है कि वो इस प्राविधानों के अंदर जाकर के न्यायालय में दरवाजा खटका सकते हैं। एक सिंपल एप्लीकेशन देखते हैं, वकील की जरूरत भी नहीं है, जाइए एप्लीकेशन दीजिए कि मैं इस ढंग का इस एज का हूं, ये मेरा बेटा है और मैं हमको नेग्लेक्ट कर रहा है, छोड़ दिया है हमको, हम अपने आप को कमाने में, अपना भरण पोषण करने में, अपना शरीर की देखरेख करने में असमर्थ है, तो हम आपको न्यायालय से कहिए तो न्यायालय आपको मेंटेनेंस दिलाएगा अपने बच्चे जो लगातार हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं या लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि पत्नी को हम साथ में रखना चाहते थे, छोटी छोटी घर के विवादों में पत्नी ने झगड़ा किया और चली गई, इसके बाद मेंटेनेंस का मुकदमा कर दिया, हम 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, उसमें से वो पैसा मांगने को दौड़ रही है। अब इस परिस्थितियों में आपके पास किस तरह के मामले हैं और क्या अनुभव सर कहता है? मेरा मानना यह है इस्लाह के बारे में, अपार्ट फ्रॉम द प्रोविजंस कंटेंट इन द सेक्शन, मेरा मानना यह है कि जब किसी दो व्यक्तियों की, स्त्री और पुरुष का विवाह होता है और विवाह में बनते हैं, उस समय सप्तपदी होती है और कुछ वचन दिए जाते हैं, उन वचनों को अब हम लोग भूलते जा रहे हैं। उस वचन में ये सब है कि मैं ये करूंगा, पत्नी ये करेगी, पत्नी के दायित्वों का और पति के कर्तव्यों का दोनों का आभास उस समय शपथ में दिया जाता है, साथ शपथ दिलाई जाती है। तो इस लॉ की मंशा भी यही है कि घर की छोटी मोटी कहा सुनी बातचीत, टिटबिट्स जो क्रुएल्टी में कवर्ड नहीं होती, रोजमर्रा की बात होती है, हर हस्बैंड पति पत्नी के बीच में होती है, वो क्रुएल्टी में नहीं आती। क्रुएल्टी कहां से आया शब्द? ये 498A से आया, और क्रुएल्टी वहां कैसी क्रुएल्टी है उसको डिफाइन किया गया। क्रुएल्टी क्या है? ऐसी क्रुएल्टी जो किसी वुमेन को सुसाइड करने के लिए या ग्रेव इंजरी के लिए, बॉडीली इंजरी के लिए अट्रैक्ट करे या चली जाए, उस तरफ चली जाए, तो वो क्रुएल्टी मानी जाइए। इस सेक्शन में जो मैं जनरली दावे देखता हूं कि साहब मुझे परेशान करते हैं, ताना देते हैं, खाना कम देते हैं या मुझे बाहर जाने से रोकते हैं, मोबाइल पे बात करने से रोकते हैं, दीज आर नॉट द क्रुएलिटीज। करेक्ट। औरत की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार के लिए उतनी ही है जितनी पति की है, पत्नी की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी न निभाते हुए अपने ढंग से जीना जी जाती हैं, एक आइसोलेशन में जीना चाहती हैं, तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं हो सकती। हालांकि कानून बहुत सहृदयता से और लड़कियों को, महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए या उनकी अवस्था देख करके एक दृष्टि, मैं कहूंगा थोड़ी दृष्टि फेवरेबल होती है लेडीज के, वो मेंटेनेंस ग्रांट हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि जितनी भी पत्नियां हैं, आप डीपली उनको सोचें, उनके दावों को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि उसमें कोई ऐसा कारण नहीं था जिस वजह से एक पत्नी अपने पति से अलग रह रही है। जब तक वो औरत ये न बताए कि उसके पास क्या स्पष्ट कारण और साक्ष्य है जिसकी वजह से वो पति के साथ रहने से मना कर रही है, पति से अलग रह रही है, तब तक वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। तो सेक्शन 4 और 5 को 144 के आपको पहले पढ़ना होगा अगर आप किसी हस्बैंड का केस कर रहे हैं। ठीक है। ये देखना होगा कि क्या उसके पास सफिशिएंट रीजन है टू रिफ्यूज टू लिव विद द हस्बैंड, और अगर वो अलग से रह रही है, उसके पास कोई कारण नहीं रहने का। मान लीजिए पति पत्नी की शादी एक जगह हुई, बरेली शहर में हुई, दोनों जॉब कर रहे हैं, पत्नी का मन नहीं लगा, पत्नी कहती है मैं तो दिल्ली में मेरा मायका है, मैं दिल्ली जाके रहूंगी, मैं अपने बच्चों को वहीं पढ़ाऊंगी, तो हस्बैंड इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डू इट। ही हैज नॉट रिफ्यूज्ड टू मेंटेन द वाइफ। अपने स्वीट विल से वो चली गई है, रह रही है, अलग कह रही है, तो मेंटेनेंस की हकदार ना बच्चा है ना वो है, बच्चे को वो ले गई है। ठीक है, ये तो आपने थोड़ा सा बताया। अगर भसीन साहब, मुझे लगता है कि अगर जो हमारे दर्शक समझना चाहें, अगर मेंटेनेंस किसी महिला को पाना है और जेन्युइन केस है,
वो इंग्रेडिएंट्स पॉइंट वाइज अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो औरत प्रताड़ित की जा रही है और ऐसी परिस्थितियां घर में पैदा कर दी गई हैं कि वो अब साथ में रह नहीं सकती। उसे घर छोड़ना पड़ा उन परिस्थितियों की वजह से। वो साक्ष्य होनी चाहिए रिकॉर्ड पर उन पत्नियों को, उन बच्चों को या उन पेरेंट्स को जो भी क्लेम कर रहे हैं मेंटेनेंस, लाना पड़ेगा कि इन वजहों से, ये कारण से मैं अलग रह रही हूं, ये कारण से मैं अब साथ रहने में असमर्थ हूं, मेरा जीवन खतरे में है, मेरे ये परेशानी है, तब वो मेंटेनेंस की हकदार हो सकती है। और उसको नंबर 1। नंबर 2 चीज, उसकी कमाई का जरिया क्या है? वो वहीं मैं आ रहा हूं जी। न्याय ये भी कहता है, इस व्यवस्था प्राविधानों में ये भी कहा गया है, हु इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ एक बहुत वाइड है। हम एमए पढ़े हुए हैं, हम बीएससी पढ़े हुए हैं, कुछ केस ला है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जिसमें यह कहा गया है कि इतनी पढ़ी लिखी है एंड शी इज कैपेबल ऑफ अर्निंग, स्टिल शी इज नॉट अर्निंग, तो शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस। ठीक है। हम सिर्फ हैरेसमेंट करने के लिए हस्बैंड को अलग रह रहे हैं और हैरेसमेंट करने के लिए हस्बैंड का हम मेंटेनेंस मांग रहे हैं या अपने शौक पूरे करने के लिए मेंटेनेंस मांग रहे हैं, तो वो मेंटेनेंस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। वो मेंटेनेंस उसको नहीं मिलना चाहिए। उस औरत को, ऐसी औरत हकदार नहीं है मेंटेनेंस। करेक्ट। हाँ, अगर परिस्थितियां हस्बैंड के द्वारा ऐसी पैदा कर दी गई, परिवार में ऐसे पैदा हो गई जिसकी वजह से औरत वहां रहने में असमर्थ है, उसके जीवन को खतरा है, उसके बच्चे के फ्यूचर को खतरा है, तो वो अपने बच्चे को लेके अलग जा सकती है। बट शी हैज टू प्रूव इन द कोर्ट कि मेरे पास सफिशिएंट रीजन था जिसकी वजह से मैं अलग हो गई, अलग रह रही हूं, और मैं इस समय इन परिस्थितियों में कमाने में असमर्थ हूं, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हूं, मैं कमा नहीं सकती। उस सूरत में दोनों बातें जब साबित होंगी तो कोर्ट कहेगी नहीं, आपको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, और कोर्ट उनको मेंटेनेंस देगी। ठीक है, ठीक है। ये तो आपने एस्पेक्ट बता दिया महिला के पक्ष की तरफ कि क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, आपने समझ लिया होगा अगर कोई महिला इस वीडियो को देख रही है और मेंटेनेंस में। अब सवाल ये इंपॉर्टेंट आता है कि हस्बैंड का जब वो कोर्ट के सामने इस तरह की पिटीशन आए, वो प्रोटेस्ट करने जाए, उसको क्या आधार लेने पड़ेंगे कोर्ट के सामने? विप्लव जी, मैं आपको बड़ी एक साफ बात बताऊं जी। बेलाग जी। वास्तव में जो औरत और आदमी की परेशानी है, इसीलिए सरकार ने, न्यायालयों ने मीडिएशन सेंटर बनाए कि जाके पहले आप सब बात समझिए। मैं कई बार मैंने काउंसलिंग करते हैं पाया कि वास्तविक झगड़ा तो रिकॉर्ड पे कोर्ट के सामने होता ही नहीं। जी। वकील के द्वारा बनाया गया केस होता है जिसको औरत साबित करने की कोशिश करती है और हस्बैंड अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वो डिफेंस भी वकील से बनाया गया होता है, वो केस भी वकील द्वारा बनाया गया होता है। जब काउंसलिंग में जाते हैं, जब मीडिएशन सेंटर में जाते हैं और उनसे वास्तविकता पूछी जाती है तो तथ्य बिल्कुल विपरीत होते हैं। कोई झगड़े की जड़ होती ही नहीं है। मैं यहां पर 1 मिनट अपनी बात से अलग हटके कहना चाह रहा हूं कि न्यायालयों को भी और जो संस्थाएं बनी हुई हैं, जो मेडिसिन सेंटर बने हुए हैं, वहां पर सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ करके लोगों को कोशिश करना चाहिए कि परिवार बच जाएं, जिससे समाज टूटने से बचे। एक परिवार का टूटने का मतलब यह है समाज का टूटना, और समाज का टूटना मीन्स देश का टूटना। इस जो भयावह स्थिति है, इसको बचाने के लिए काउंसलर्स, अच्छे काउंसलर, निष्पक्ष काउंसलर्स और निस्वार्थ काउंसलर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ये चाहिए। मैंने देखा है बहुत कोशिश करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, लेकिन कई बार मेरे ही साथ के पेशे के लोग वो नहीं चाहते कि कंप्रोमाइज हो, नहीं करने देते कंप्रोमाइज। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, न्यायालय चाहते हैं, मेडिसिन सेंटर वाले चाहते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं हो पाता क्योंकि उस समय दोनों पक्षों को भड़का दिया जाता है। अरे तुम 50,000 मेंटेनेंस दोगे, तुम 20 लाख एलिमनी दोगे, अरे छोड़ो, लड़ो मुकदमा। ये तरीका नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अगर हम खुशी खुशी साथ नहीं रह पा रहे तो खुशी खुशी अलग हो जाएं, इन झगड़ों से बच जाएं। झगड़े में लड़की लड़के, हस्बैंड वाइफ दोनों के टाइम बर्बाद होते हैं, बच्चों का भविष्य स्टेक पर होता है और हमारा समाज स्टेक पर होता है। तो हमें ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। और अगर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, इस एज में आकर के भी वकील लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम सबको यह ध्यान देना चाहिए कि परिवार टूटने से कैसे बचें, मेंटेनेंस की नौबत क्यों आए, घर में रह करके इज्जत की रोटी औरत क्यों ना खाए, कपड़े क्यों ना पहने, अपने रोजमर्रा का जीवन सुचारू रूप से क्यों ना चलाए, क्यों अलग जाए। ठीक बात।
ऐसी परिस्थिति हस्बैंड की तरफ से भी पैदा नहीं की जानी चाहिए कि औरत मजबूर होकर अलग चली जाए। और औरत को भी अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए उस परिवार को बचाने की हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। करेक्ट। फिर भी किसी के बहकावे में, जैसा आपने कहा कि वकीलों ने लिखा दिया कि जाओ अब आ गए हो, कोई बात नहीं, घर आ गई हो पिता के, अब तुम मेंटेनेंस का मुकदमा करो, हम लिखवाते हैं। खाली मेंटेनेंस नहीं, मैं आपको टोक रहा हूं, खाली मेंटेनेंस नहीं, यहां पर प्रोफेशन में मैंने देखा है 4 का सेट बनाते हैं। आइए पैकेज है 4 का सेट, 4 मुकदमे दाखिल करेंगे, तुम्हें अभी इतना बताएंगे, इनको बंद करा देंगे। सब क्या है? व्हाट इज दिस? आप सेट बना रहे हैं इसलिए अपने स्वार्थ के लिए। आपने कहां देखा इंटरेस्ट लड़की का, कहां देखा लड़के का इंटरेस्ट? 4 केस बना दिए, डावरी का बना दिया, डोमेस्टिक वायलेंस बना दिया, 125 बना दिया, 406 बना दिया, और उस पर भयावह वकील लोग रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स का सूट डाल देते हैं। सेक्शन 9। हाँ, सेक्शन 9। भैया तुम अलग रह रहे हो तो सेक्शन 9 तुम खुद ही कह रहे हो हम तलाक चाहते हैं, दोनों आदमी पक्ष आ रहे हैं, तो फिर सेक्शन 9 क्यों करवा रहे हो? करेक्ट। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? कोर्ट का भी, न्यायालय का भी, कागजों का भी, और पूरे समाज का। तो मेरा कहना यह है कि 125 के अंदर बहुत आवश्यक हो, शुरू में ही, शुरू के स्टेप में ही कोर्ट को इन मुकदमों को अपने प्रयासों से, काउंसलर्स के प्रयासों से, और अच्छे वकील हो तो उनको अपॉइंट करें, उनको बताएं कि इनकी काउंसलिंग करो ले जा करके, और काउंसलिंग करके इन मुकदमों को समाप्त करा देना चाहिए। तो बसिन सर, हमारे जो दर्शक, पुरुष दर्शक हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस कर दीजिए। ये तो निश्चित रूप से आपने बहुत बढ़िया बात। हाँ, और पुरुषों के लिए जी, मैंने अक्सर केसों में देखा है कि कहीं दावों में ये बात नहीं होती, लेडीज के दावों में, वाइफ के दावों में, कि वो ये तो कहती हैं, ताना मारते हैं, थप्पा मारते हैं, 10 लाख मांगते हैं, 5 लाख मांगते हैं, वो डाउरी 498 के केस के सारे इंग्रेडिएंट, सारी बातचीत ले आते हैं 125 में, और फिर दावा ठोक देते हैं, और दावे में चलिए ये सबूत हो गया। आदमियों के लिए सेक्शन 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये साबित करना है कि नहीं, ये इसके पास डिग्रियां हैं, ये इतनी पढ़ी लिखी है, ये कमाने में समर्थ है और कमाती रही है। मेरे को हैरेसमेंट करने लगी, मेरे को परेशान करने लगी, अब नहीं कमाना चाह रही, या झूठ बोल रही न्यायालय के सामने, और ये सिर्फ मेरे हैरेसमेंट के लिए मुझसे मेंटेनेंस मांग चाहती है, खर्चा चाहती है। मुझे परिवार का कोई सुख न दे करके मुझसे मेंटेनेंस आप चाहती हैं, क्यों? ये सवाल होना चाहिए कोर्ट का। भाई या तो आप अलग हो जाइए, एलिमिनेट जाइए, लेकिन आप लगातार मुकदमे में मुझे फंसा के रखना चाहती हैं और मुझसे मेंटेनेंस चाहती हैं, क्यों? देन यू हैव टू गिव द रीजन फॉर दैट। आप हस्बैंड के लिए ये साबित करना होगा कि ये लड़की कमा सकती है, पढ़ी लिखी है, कमाने काबिल है, कमाती रही है। अब जानबूझ के कोर्ट को दिखाने के लिए मुझसे रुपया ऐंठने लगी, इट्स अ टाइप ऑफ ब्लैकमेलिंग, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ये मेंटेनेंस का दावा लाई है, और दावों के साथ पूरे पेरिफेरियल जितने भी मुकदमे उनके साथ लेके आई है, और अब ये चाहती है कि मुझे प्रेशर में आके मैं इनको मेंटेनेंस देना शुरू कर दूं। ये गलत है। दूसरा, हस्बैंड के पास क्या तरीका है? उसको बताना पड़ेगा, न्यायालय को सबूत देने पड़ेंगे कि इसके पास कोई कारण पत्नी के पास नहीं था जो जानबूझ के ये अलग रह रही है मुझसे। करेक्ट। उसको जिरह में, उसके वकील को उसके सबूत में ये बताना पड़ेगा कि घर में कार से लेकर के, फ्रिज से लेकर के, एसी से लेकर के सब चीज मुहैया है, बस लगी है बच्चे को ले जाने के लिए, बच्चे की फीस मैं दे रहा हूं, इसके खर्चे में उठा रहा हूं। इसके बाद भी अगर ये अलग रहना चाहती है तो शी हैज नो रीजन टू रिफ्यूज टू लिव विद हस्बैंड। करेक्ट। तो शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। मैं केस कर रहा हूं, मुझे लॉयर का ही केस कर रहा हूं। उनकी वाइफ जो है, शादी लखनऊ में हुई, वाइफ कानपुर की है, हस्बैंड लखनऊ के हैं, वहां नहीं रह रही, वो जाके नोएडा में बच्चे को मैं वहां पढ़ाऊंगी। तुम्हारी जो सामर्थ्य है तुम बच्चे को वहीं तो पढ़ाओगी। तुम क्यों पढ़ाना चाहती हो लंदन और अमेरिका? सिर्फ हस्बैंड को टॉर्चर करने के लिए? ये नहीं चलेगा। ठीक है। और मुझे कहा भी कुछ लोगों ने, जो आप लोगों के कमेंट आते हैं उसमें ये भी कमेंट है कि भाई साहब इसलिए भी कर दिया कि कल हमें आप डिवोर्स प्रोसीडिंग में परेशान ना करो, मतलब हम डिवोर्स चाहते हैं, आप हमें डिवोर्स दो, खत्म करो इसको, तो फिर मेंटेनेंस का सवाल ही क्या है? आप बात कर लिए, जैसा सर कह रहे हैं कि मीडिएशन में जाइए, भाई जो काम आपका 2 महीने में हो सकता है, आप 6 महीने में हो सकता है, आप साथ नहीं रहना चाहते, आप रोज टुक टुक करके रोज का टॉर्चर करना चाहते हैं, हर महीने का टॉर्चर करना चाहते हैं कि आप हस्बैंड 50,000 रुपए दे, उसकी सैलरी 1 लाख है, 50,000 दे, 20,000 बच्चों के लिए दे, तो हस्बैंड अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, बाकी को कैसे मेंटेन करे? वेरी अनफॉर्चुनेट। और ऐसे केसेस हैं जिसमें ये हो रहा है।
आंखों देखे सामने हो रहा है कोर्ट्स में, लेकिन ये गलत है। जितना अधिकार औरतों का है उतना ही आदमियों को भी है। आदमी आर दे कैन नॉट बी पनिश्ड लाइक दिस, दे शुड नॉट बी पनिश्ड लाइक दिस बाय वे ऑफ मेंटेनेंस, बाय वे ऑफ 498, बाय वे ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। मान लीजिए 498 क्रूएल्टी है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस किस बात के लिए है? आप एक ही आदमी को 125 से डोमेस्टिक वायलेंस से, 406 से, डावरी एक्ट से आप प्रताड़ित करना चाहते हैं। दिस इटसेल्फ इंडिकेट दैट यू आर नॉट ए जेन्युइन पर्सन हु इज क्लेमिंग मेंटेनेंस। करेक्ट। और आप आभास दिलाते हैं कि किसी पुरुष ने शादी कर ली है, परिवार बनाना चाहता था, बच्चे अपने करना चाहता था, तो उसने गलती कर दी। ये एहसास आजकल हो रहा है। बहरहाल हम इस पे मेंटेनेंस पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। इसके कैलकुलेशन को लेके एक बड़ा, आखिर कितना मेंटेनेंस मिले? बहुत बार ऐसा मामला देखा जाता है कि बहुत हस्बैंड आपके पास आते हैं कि साहब कमाई हमारी 40,000 है, मेंटेनेंस 20,000 बांध दिया, 20,000 में हमारा कहाँ खर्चा चलेगा? ये गणना का क्या नियम कायदा, वो ये गणना का नियम कायदा इसमें एक्ट में तो प्राविधान नहीं है। पहले था 5,000 रुपए तक मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन अब ये वो जो था राइडर हटा दिया गया है। मेंटेनेंस औरत को जिस परिस्थितियों में हस्बैंड साथ रह रही थी, जिन परिस्थितियों में, जैसे उस समय उसका खर्चा हस्बैंड उठा रहा था, उसको मेरे हिसाब से और न्याय के हिसाब से भी उतना खर्चा मिलना चाहिए अलग रहने पर, अगर परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं कि साथ नहीं रह पा रही। ठीक है। उसको एक डिसेंट घर, अगर हस्बैंड डिसेंट घर में रह रहा है, झोपड़ी में रह रहा है, तो झोपड़ी वाला सा मिलेगा। जो स्टैंडर्ड हस्बैंड के पास साथ रह के औरत को था, उस औरत को वो मिलना चाहिए। बच्चे की पढ़ाई का खर्चा माँ बाप की जिम्मेदारी है। मैं तो ये कहता हूं कि बच्चे की पढ़ाई का जिम्मेदारी, अगर वाइफ भी टीचर है, मान लीजिए अर्न कर रही है या सर्विस कर रही है, तो वाई ओनली फादर, वाई नॉट वुमेन? ठीक है। बोथ ऑफ देम शुड शेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द चिल्ड्रन। वाई ओनली हस्बैंड? ये परसिक्यूशन हो गया। किसी आदमी को आप परसिक्यूट कर रहे हैं। आप किसी को कहने नहीं था भाई औरत कमा रही है, हम तो अपना बैंक में रखेंगे, तुम्हारा हम खर्चा तुमसे लेंगे बच्चों को लिए, 2 बच्चे मैं अमेरिका भेजूंगी पढ़ने के लिए। तो भाई ये अगर हस्बैंड की हैसियत ही नहीं तो क्यों लेगी? तो एज पर स्टेटस ऑफ द हस्बैंड शी कैन बी गिवन, शी कैन बी परमिटेड और ग्रांटेड मेंटेनेंस बाय द कोर्ट। तो क्या जुडिशियल ऑफिसर्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक पूरी परिस्थिति हस्बैंड की क्या है जिससे पैसा मांगा जा रहा है? अगर उनके अधिवक्ता, दोनों पक्षों के अधिवक्ता ये समझदारी से पूरी बात कोर्ट के सामने रखते हैं, तो न्यायालय जरूर निर्णय लेता है। न्यायालय कोई इंटरेस्टेड नहीं होता किसी पार्टी में, न्यायालय निष्पक्ष है। और न्यायाधीश महोदय बहुत कोशिश करते हैं, मैंने देखा है फैमिली कोर्ट्स में, खूब कोशिश करते हैं सुलह की। कहते हैं जाओ मेरे चैम्बर में बैठ जाओ, सुलह कर लो। दे आर वेरी गुड, फैमिली कोर्ट जजेस आर एब्सोल्युटली वेरी गुड। और उनके साथ मुश्किल ये है कि आप अपने केस में कुछ लेके ही नहीं आते। आपके केस में कुछ ऐसी लिखा पढ़ी ही नहीं होती, कोई साक्ष्य नहीं होते, और आप लिखा पढ़ी होती है तो साक्ष्य नहीं होता, साक्ष्य होता तो लिखा पढ़ी नहीं होती। तो ये डिफेक्ट होता है उन केसेस का। लेकिन फिर भी न्याय की दृष्टि से मेरा मानना यह है कि न्यायालय देखते हैं कि किन परिस्थितियों में इसको कितना मिलना चाहिए, जेन्युइन ही देते हैं। कोई इक्का दुक्का एक्सेप्शंस हो जहां पर ग्रांट कर दिया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी एक महिला है जो पति से किसी विवाद के कारण अलग रहने लगी, 2 बच्चे उसके नाबालिग उसके साथ हैं। जो मेंटेनेंस के लिए पिटीशन फाइल होती है, क्योंकि मेंटेनेंस के अंतर्गत बच्चे भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं, पत्नी भी मांग सकती है। उनकी एप्लीकेशन एक भी फाइल हो सकती है, तीनों की अलग अलग भी फाइल हो सकती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि उसके लिए साक्ष्य पूरे होने चाहिए। वो नहीं कमा पा रही, बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है, बच्चों का फ्यूचर स्टेक पर है, तो वो उस आधार पे क्लेम कर कमा नहीं रही है या कमा पा नहीं रही है, इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस। हाँ, दोनों में फर्क है जी। मैं कमा सकती हूं, मैं जानबूझ के नहीं कमा रही हूं, तो फिर मेंटेनेंस के हकदार आप नहीं है। और आप इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि बच्चों में मेंटेन कर सके, तो फिर हस्बैंड से आप क्लेम कर सकती हैं, आपको मिलना चाहिए मेंटेनेंस। ठीक है। मेरा कहना यह है कि इन सब बातों के लिए जो मैं आप लोगों से पूरा भी मैंने डिस्कस किया आपसे इस मैटर में, मेंटेनेंस में, बहुत छोटी सी बात है मेंटेनेंस की। अगर गुड सेंस प्रिवेल कर जाए और कोर्ट्स का प्रयास भी लगातार रहता है, वो और भी ज्यादा होना चाहिए, और काउंसलर्स का और लॉयर्स का, दोनों पार्टीज के लॉयर्स का ये होना चाहिए कि आप कोर्ट में आए हैं, ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, उस स्टेज तक मत खींच के ले जाइए कि कंप्रोमाइज की गुंजाइश खत्म हो जाए। दोनों पक्षों में
आप उस स्टेज तक घृणा मत पैदा कर दीजिए कि कंप्रोमाइज ना हो। समझाइए प्रेम से। झगड़े किस घर में नहीं होते, और घर में छोड़ दिए माँ बाप बेटे के नहीं होते झगड़े, न्यायालय में स्टाफ के और आपस में स्टाफ के नहीं होते, वकीलों में आपस में नहीं होते, झगड़ा कहाँ नहीं होता। लेकिन हर बात का अंत मुकदमा तो नहीं है। फैमिली डिस्प्यूट्स को कम से कम कोर्ट से बाहर रख करके सुलझा लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसे सेंटर्स बने, सामाजिक संस्थाएं इसको अपनी जिम्मेदारी ले कि जब कोई हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो, उन सामाजिक संस्थाओं में रजिस्टर कराएं, जाएं, बात बताएं अपनी, और शहर के प्रतिष्ठित आदमी उसमें हो तो वो निर्णय करा दे, काम खत्म हो, कोर्ट कचहरी से बचे, दोनों आपस में हो जाए। उसको फाइनली एक रूप देने के लिए डिग्री से कोर्ट से आप ऑर्डर करा लीजिए, उसको खत्म कराइए। जैसे लोक अदालत में आप सब कुछ कर लेते हैं, लोक अदालत में जजमेंट होता है, ऐसे ही लोक अदालतें लगे 125 की इसकी भी। तो मेरा कहना ये है कि ये जो भयावह स्थिति है, एक फैमिली कोर्ट होती थी, 10 मुकदमे होते थे, अब 10 फैमिली कोर्ट है और हर एक में हजारों मुकदमा है। ये क्या है? परिवार बिखर रहे हैं, समाज पूरा का पूरा मतलब सत्यानाशी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बसिन सर चलते हैं। बूढ़े माँ बाप का एक बड़ा रोल है। सरकारी नौकरी है नहीं, पेंशन की व्यवस्था है नहीं, जिंदगी भर नौकरी करते रहे, प्राइवेट रिटायर हो गए, बच्चे को पढ़ाने के लिए जीवन भर की कमाई लगा दी। आज वही बच्चा आंख दिखा रहा है, वही बच्चा दवाई नहीं लाके दे रहा है। ऐसे केसेस में मैं चाहता हूं न्यायालय को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और हमेशा उन पेरेंट्स का ओल्ड एज पेरेंट्स का जो असहाय हैं, जो सामर्थ्यवान नहीं है, जो अपने नहीं भरण पोषण कर पा रहे हैं, जिनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उनको बहुत स्ट्रिक्टली बच्चों को कोर्ट के द्वारा ऐसा और आदेश पारित करके उनको मेंटेनेंस दिलाना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो मेंटेनेंस प्रॉपर उनको मिल रहा है और उनका जीवन यापन सही से हो पा रहा है। और ऐसा देखने के लिए कोर्ट को इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पे ऐसी धनराशि दिलानी चाहिए। फाइनल तो बाद में होगी, लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस भी उन लोगों को ऐसा दिलाना चाहिए ताकि ये लड़का आगे जो बच्चा है, उनकी औलाद जो है वो बदमाशी ना कर सके। उसको आप 6 महीने साल भर तक इंटरिम मेंटेनेंस दिलाइए, उसके बाद फाइनल करिए, और ये देखिए कि इसका आचरण में कोई सुधार है कि नहीं। ठीक है। बुजुर्ग जो दंपत्ति हैं, अगर बाई द वे आपको सुन रहे हैं, एप्लीकेशन में क्या क्या इंग्रेडिएंट डालें? एप्लीकेशन सिर्फ ये लिखिए कि हमने अपने सारे जीवन की कमाई इस बच्चे को दे दी, ये हमारी औलाद है, और हम अब अपने आप को इस उम्र में आकर के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वित्तीय रूप से हम असमर्थ हैं, अपने आप को हम खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, और ये जिसको हमने अपने अच्छे घर में पाला था वो बच्चा हमें जाके ओल्ड एज होम में छोड़ के आ रहा है, जहाँ पर कोई खाने की, कपड़े की, रहने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है। तो हमको ये मेंटेनेंस के हम हकदार हैं, क्योंकि हमने अपने सारे जीवन की जमा पूंजी इन बच्चों पे लगा दी है, और अब हम असमर्थ हैं। तो इस बच्चे की जिम्मेदारी है कि हमको मेंटेन करें, और कोर्ट को संवेदनशील होते हुए, इस काम को देखते हुए कोर्टें ग्रांट भी करती हैं, और मिलना चाहिए पेरेंट्स को। मेडिकल एक्सपेंसेस भी उसमें मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। जब हम कमा ही नहीं सकते, हमारा इलाज कौन कराएगा? अब तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बच्चे लड़के न दें अपने पास से तो गवर्नमेंट से वो पॉलिसीज उनको दिला दें ताकि वो अपना जाके इलाज करा सके। आयुष्मान योजना है, बीसीओ सरकार की योजना है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है 70 साल तक के लोगों के लिए, तो अब उसके बाद तो ट्रीटमेंट ही फ्री हो गया है। तो ये कराना चाहिए बच्चों को, लेकिन बच्चे ये भी नहीं करते कि हम ये व्यवस्था उनकी करवा दें। वो तो छोड़ दीजिए, देना तो छोड़ दीजिए, जो दूसरे से मिलना है, जो सरकार से मिलना है, वो दायित्व भी नहीं निभाते। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारी सोसाइटी के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो बच्चे ऐसा करते हैं, मैंने देखी है जनरेशन ऐसी कि उनके बच्चे उनके साथ फिर वही व्यवहार करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं। करेक्ट। योगेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बेहतर बातें बताई। मेंटेनेंस लॉ को लेके आप लगातार प्रश्न कर रहे थे, मुझे लगता है सर ने करीब आपके जितनी क्वारीज आप कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं एड्रेस किया है। फिर भी आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं तो इसी वीडियो के नीचे हमारा मोबाइल नंबर और हमारी वेबसाइट www.justnyay.com चल रही है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कानूनी समस्याओं का हल ले सकते हैं बेहतर कानूनी सलाह के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।